Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और आप सभी का हमारे इस शो कोट अनकोट में एक बार फिर से स्वागत है। इस शो की शुरुआत में हमारे पास आपके लिए दो बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो कि देश की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। ये जजमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पे सख्ती दिखाई और कड़ी टिप्पणी की। बिल्कुल ठीक अपूर्वा, जिस ऑर्डर के बारे में हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे वो दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमणा की बेंच के द्वारा दिया गया है। हमने अक्सर देखा है कि जब हम कोई पार्टी राज्य के चुनाव जीत के सत्ता में आती है तो वह अपने नेताओं के खिलाफ पेंडिंग कानूनी कार्रवाई को वापस लेने की एक मुहिम छेड़ देती है और इसी के चलते जो राज्य के जो जांच एजेंसियां होती हैं जैसे राज्य की पुलिस वो निचली अदालत में अर्जी दाखिल करती है वो केस वापस लेने के लिए। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो इसको एक तरीके से अलाउ करता है और इसके अंडर एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है ट्रायल जज के सामने, उस पर बहस होती है और यदि जज की अनुमति होती है तो वो केस वापस ले लिया जाता है। तो इस पे बहुत लोगों ने टिप्पणी करी है, बहुत सख्ती टिप्पणी करी है, काफ़ी जगहों पे लोगों ने इसका विरोध भी किया है क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होती है जिसकी सरकार होती है वो अपने ही नेताओं की एक तरीके से पक्ष में ये कदम उठाते हैं। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब इस तरह के केस वापस नहीं लिए जाएंगे जब तक उस राज्य के हाई कोर्ट की अनुमति नहीं होगी। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा ऑर्डर मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सख्त ऑर्डर है और ये ऑर्डर दरअसल आया एक जनहित याचिका पे जो सुप्रीम कोर्ट में 2016 से पेंडिंग है। इसमें जो याचिका करता है वो एक नेता ही हैं भारतीय जनता पार्टी के और अधिवक्ता भी हैं जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय। और इसी याचिका की हेयरिंग के दौरान दरअसल जो सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया जी हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने अलग अलग राज्य सरकार द्वारा इस तरह के निर्णय को कोर्ट के सामने रखा था। उन्होंने यूपी के बारे में बताया, कर्नाटका के बारे में बताया, उत्तराखंड के बारे में बताया और महाराष्ट्र के बारे में बताया और उन्होंने कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि इन सभी राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अलग अलग कोर्टों में ये एप्लीकेशंस दायर करी हैं। तो इस पे थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है उन्होंने ये डायरेक्शन दी है और बोला है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही में एक निर्देश आया था जिसके तहत एक फैसला आया था एक्चुअली जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूटर हैं द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और जो ट्रायल कोर्ट के जज होते हैं उनको लेके कुछ गाइडलाइंस रखी थी कि इन गाइडलाइंस के तहत ही जो इस तरह के केस हैं जो नेताओं के खिलाफ पेंडिंग है उनको वापस लिया जा सकता है। तो उन्हीं गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए अब हाई कोर्ट जो है इन सारी एप्लीकेशंस को जहां जिस राज्य में ये एप्लीकेशंस इस तरह की एप्लीकेशंस पेंडिंग है इन सारी एप्लीकेशंस को एक तरीके से देखेगी और फिर उस पर फैसला करेगी कि क्या इस तरह के केस वापस लिए जा सकते हैं या नहीं। इसी से जुड़ा जो हमारे पास दूसरा जजमेंट है थोड़ा बहुत इससे जुड़ा हुआ है। इसमें दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राजनेता जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं, आपराधिक केसेस पेंडिंग हैं, उस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। दरअसल ऐसा ऑर्डर कोर्ट का पहली बार फरवरी 2020 में आया था पिछले साल। अब उस समय कोर्ट ने ये कहा था, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के अंदर अंदर या फिर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले, इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी उसमें उम्मीदवारों की पूरी जानकारी जो राजनीतिक दल है उनको दे देनी होगी।
अब इसी पे ही कोर्ट के सामने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल हुआ, अवमानना का एक एप्लीकेशन फाइल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो हाल ही में बिहार चुनाव हुए थे उसमें कई राजनीतिक दलों ने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया था। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया था, और अगर किया भी था तो कोर्ट ने ये नोट किया कि उन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर्स में इस जानकारी को सार्वजनिक किया था जिनको ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। इसी पर अब कोर्ट की टिप्पणी आई। कोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के ये आपराधिक रिकॉर्ड है और जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पर प्रोमिनेंटली होम पेज पर ये दिखना चाहिए कि ये जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है, और 72 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग को भी ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए। अब जो अवमानना की एप्लीकेशन फाइल हुई थी उसमें कोर्ट ने कांग्रेस भाजपा सहित 8 दलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 2 और दलों पर 5-5 लाख का भी जुर्माना लगाया। इसमें एक और डायरेक्शन अपूर्वा, कोर्ट ने दरअसल चुनाव आयोग को भी बोला है कि वो एक मोबाइल ऐप तैयार करें और उसी ऐप में इन तरीके के जो इस तरीके के जो जितने भी उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है उसकी पूरी उसी ऐप में डिटेल्स दें, ताकि जो जनता है वो फ़ोन पर ही अपने फ़ोन पर ही एक बटन दबा के ये पूरी जानकारी ले ले। और अपूर्वा, इसमें जो बेंच थी जस्टिस आरिफ नारिमन की, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक और बहुत अहम बात बोली जो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सालों से बोलता चला आ रहा है। जो हमारी राजनीति का जो बढ़ता अपराधीकरण है उस पे उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी करी और उसमें उन्होंने एक तरीके से चिंता जताई और ये बोला कि कोर्ट के बार बार कहने पर भी उसके बावजूद जो है जो सरकार है, जो हमारे चुने हुए उम्मीदवार हैं सांसद में, उन्होंने अभी तक इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि जनता का जो धैर्य है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और यदि राजनीति के अपराधीकरण को स्वच्छ नहीं किया गया, उसको साफ नहीं किया गया, तो शायद ये धैर्य टूट भी सकता है। तो कोर्ट ने बोला हम इस पे हमारी तो हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम इसी तरह के ऑर्डर दे सकते हैं, मगर ये फैसला लेना कि क्या ऐसे नेताओं को वाकई में इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, ये जो हमारी संसद है यही कर सकती है और बेहतर होगा कि वो जल्द से जल्द इस बात पे जागें और इस बात पे कुछ फैसला लें। और अब जो हमारे पास अगली खबर है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के एक कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 11 लोगों को राहत प्रदान की। बेसिकली ये जो मामला है वो है 2018 का, जब पूर्व मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के घर बुलाया गया था और फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई और इसके बाद इस केस में एफआईआर दर्ज हुई और कोर्ट ये मामला सुन रहा था। हाँ अपूर्वा, अगर आपको ध्यान होगा ये इंसिडेंट दरअसल उस दौरान हुआ था जब दिल्ली सरकार और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उन दोनों के बीच बहुत मतभेद चल रहा था काफ़ी इश्यूज़ को लेके। तो ये मारपीट का जो किस्सा हुआ था ये उसी दौरान हुआ था। तो अब 3 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को छोड़ते हुए ये कहा कि जो पुलिस की चार्जशीट थी, जो पुलिस ने इनके खिलाफ एलिगेशन लगाया था, वो ये था कि इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था अंशु प्रकाश को मारने का, परंतु जो एविडेंस आया वो इस चीज़ को बिल्कुल स्थापित नहीं कर सका। और कोर्ट का ये मानना था कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के घर में बहुत सारे विधायक मौजूद थे और यदि कोई षड्यंत्र रचता है या करता है तो वो इतने खुले में कोई चीज़ अपना षड्यंत्र नहीं रचेगा, वो सीक्रेसी में ये काम करेगा। परंतु ऐसी कोई बात उस दिन दिखने को नहीं आई। जो पुलिस के जो स्टार विटनेस थे, जो उस समय केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इस बात को एक तरीके से साबित नहीं किया कि वाकई में वहाँ पे कोई षड्यंत्र था जिसके तहत सारे विधायक इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मिल के जो है एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करके अंशु प्रकाश पे हमला किया था या वार किया था। मगर इसके साथ साथ
कोर्ट ने 2 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल, उनके खिलाफ ज़रूर चार्ज फ्रेम किया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायल, इन दोनों के खिलाफ जो केस है वो वाकई में ट्रायल में जाएगा और ट्रायल के दौरान ही अब इनको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये वहाँ पे मौजूद थे या नहीं। कोर्ट ने ये बोला है कि जहाँ तक इन दोनों के जो रोल का सवाल है, तो एविडेंस ये दिखाता है कि वाकई में इन्होंने अंशु प्रकाश जी के साथ बदतमीज़ी करी थी, उनके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई भी करी थी। और जो बाकी के 11 हैं जिनको एक तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। तो जो हमारी तीसरी खबर है अपूर्वा, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच से रिलेटेड है। आप बताएंगे कि केस दरअसल था क्या? बिल्कुल भद्रा, इस केस में जैसे कि आपने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक आदमी को सेक्शन 354 आईपीसी के अंदर दोषी पाया है। सेक्शन 354 आईपीसी है एक औरत की शालीनता का अपमान करना, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और बेसिकली कोर्ट ने ये कहा है कि एक शादीशुदा औरत पर लव चिट फेंकना, यानी एक तरह की अपना प्यार का इजहार करते हुए एक पर्ची फेंकना, उसकी शालीनता का अपमान करना हो जाता है। इस केस में आपको शॉर्ट में बता दूं क्या हुआ था। दरअसल 2011 का केस है, जब ये औरत, जो महिला है, शादीशुदा थी, 45 साल की थी, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की बोलते हुए कि ये जो आरोपी हैं इस केस में, श्री कृष्णा, इनका नाम श्री कृष्णा, उन्होंने उन पर एक बार उन्हें एक पर्ची देने की कोशिश की, उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने उन पर पर्ची फेंकी और आई लव यू बोलकर निकल गए। अगले दिन आरोपी ने उनके ऊपर उनको देखकर अश्लील इशारे भी किए और उनको धमकाया कि वो किसी को भी इस पर्ची के बारे में ना बताएं, और उसके बाद उस महिला ने जाकर एफआईआर दर्ज की। हाँ, और जो ये मैटर जो है, ये ट्रायल कोर्ट ने इस मैटर में दरअसल इन आरोपी को कन्विक्ट किया था, 2 साल की सज़ा दी थी और 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। तो इसी को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए, जो आरोपी हैं उन्होंने नागपुर बेंच के सामने एक अपील डाली और इसी अपील पे अपना फैसला देते हुए नागपुर बेंच ने आरोपी को दोषी करार किया और ये बोला कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कोई अपने दिल से या सच्चे मन से इस तरीके का पत्र लिख के किसी शादीशुदा महिला पे पब्लिक में यदि ये चिट फेंकता है, तो वो उस महिला के चरित्र पे हमला माना जाएगा। और साथ ही में कोर्ट ने जो फाइन का अमाउंट था पूर्वा, उसको भी बढ़ा दिया, 50,000 से 90,000 कर दिया और बोला कि ये सारा जो फाइन का अमाउंट है ये उन महिला को दिया जाएगा। मगर जो इसमें दिलचस्प बात ये है वो ये है कि कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा दी मगर जेल नहीं भेजा और बोला कि श्री कृष्णा को उन्होंने एक तरीके से अपने आप को रिफॉर्म करने का मौका दिया। और उन्होंने कोर्ट ने ये बोला कि श्री कृष्णा जो है 45 दिन तक ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, उन्होंने पहली बार इस तरीके का व्यवहार किया है, तो एक तरीके से उनको मौका मिलना चाहिए अपने आप को सुधारने का। तो ये कहते हुए कोर्ट ने उनको दोषी तो करार किया मगर जेल की सज़ा नहीं दी। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है अपूर्वा, मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये शो बेहद पसंद आ रहा होगा और हम चाहेंगे कि आप सभी मिलके हमें कमेंट्स भेजें ताकि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।